मुझे अक्सर जकड़ लेती हैं कोई याद मेरी माँ जी की। अधूरा इश्क एक मुकम्मल जिंदगी तबाह कर देता है। और हर दिन अपनी तबाह जिंदगी के टुकड़ों को समेटने के लिए अंबर इसी पार्क में आकर बैठती थी जहाँ वो आज बैठी हुई है। खेलते हुए बच्चे, चहलकदमी करते हुए लोग, उनकी बातें, उनकी मुस्कुराहट, ये चंद चीज़ें ऐसी थीं जो उसे कुछ पल का सुकून देती थीं। आज भी अंबर अपने 4 साल के बेटे पर्व को स्कूल छोड़ने के बाद उसके स्कूल के पास ही बने हुए पार्क में आकर बैठी थी। तभी उसकी नज़र अपने पास से गुजरती हुई एक अधेड़ उम्र की महिला पर पड़ी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी सांसें फूल रही हैं और वो बस किसी भी वक्त गिरने ही वाली हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, अंबर ने फुर्ती से कदम आगे बढ़ाकर उन्हें थाम लिया। क्या हुआ आंटी, आप ठीक हैं? अंबर ने उन्हें पास की बेंच पर बैठाते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, पुरानी बीमारी है, उस औरत ने आराम से कहा। आंटी, आप कहीं पास में रहती हैं? अंबर ने उन्हें पानी की बोतल देते हुए सवाल किया। हाँ बेटा, बस यहीं वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा घर है, रोज़ सुबह यहाँ आ जाती हूँ ताज़ी हवा खाने। यहाँ आकर घंटों बैठना मुझे अच्छा लगता है। तुम भी यहीं कहीं रहती हो क्या? अक्सर तुम्हें देखा है मैंने इस पार्क में। उन्होंने कहा। नहीं आंटी, थोड़ी दूर रहती हूँ मैं, साकेत में। बस बेटे का स्कूल यहाँ है तो रोज़ उसे छोड़ने आती हूँ और थोड़ा वक्त यहाँ बिता लेती हूँ। अंबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हारा बेटा भी है जो स्कूल जाता है? वैसे तुम तो बहुत यंग हो अभी, जल्दी शादी हो गई थी क्या? उन्होंने 24 साल की अंबर को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। जी आंटी, अंबर ने छोटा सा जवाब देना ही ठीक समझा। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। मेरा नाम मुग्धा है, और तुम्हारा? अंबर मदान, अंबर ने स्माइल के साथ कहा। जॉब करती हो? मुग्धा जी ने फिर सवाल किया। जी आर्किटेक्ट हूँ, अंबर ने उन्हें बताया। अरे वाह, ये तो बहुत क्रिएटिविटी वाला काम है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, चलो फिर मुलाकात होगी। कहते हुए मुग्धा जी जाने के लिए उठ गईं। आंटी आइए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, मैं भी बस जाने ही वाली थी, अंबर ने उन्हें ऑफर की तो मुग्धा जी भी उसके साथ चलते हुए उसकी गाड़ी तक आ गईं। मुग्धा जी के लिए फ्रंट डोर खोलते हुए अंबर ने दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। 2 मिनट से भी कम समय में अंबर उनके घर के सामने थी, जो कि दिल्ली के हौज खास इलाके में बना एक शानदार घर था। अंदर आओ बेटे, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, चाय तो पीकर जाओ। मुग्धा जी ने उसे अंदर आने को कहा। फिर किसी दिन आऊँगी आंटी, आज ऑफिस का टाइम हो गया है, अगर रुकी तो लेट हो जाऊँगी, अंबर ने प्यार से कहा। तो वो मान गईं और उसे फिर आने का कहकर अंदर आ गईं। अंबर के माँ पापा उसके बचपन में ही एक प्लेन क्रेश का शिकार हो गए थे जब वो सिर्फ 11 साल की थी। इसके बाद अंबर की पूरी परवरिश उसके ताऊ और ताई जी ने ही की थी। उन्होंने कभी उसे उसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके ताऊ जी जगमोहन मदान एक जाने माने बिजनेसमैन थे, जिनका रियल एस्टेट का कारोबार था, जिसे एक समय में अंबर के पापा अशोक मदान और ताऊ जी ने मिलकर ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और उनकी मौत के बाद जगमोहन मदान अकेले ही सब कुछ देखते थे। अंबर की ताई जी सरला मदान एक कुशल गृहिणी भी थी, जिन्होंने अपनी बेटी पायल और अंबर में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि अंबर को माँ की कमी महसूस ना हो इसके लिए वो कभी कभी पायल को भी इग्नोर कर दिया करती थीं, जिसकी शिकायत पायल ने हमेशा उनसे की। पर पायल की शिकायत बस अपनी माँ से ही थी। अंबर को तो वो सगी बहन से ज़्यादा प्यार करती थी। पायल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अब अंबर के आ जाने से उसे एक सहेली मिल गई थी। दोनों की उम्र में फासला भी बस 1.5 साल का ही था। पायल अंबर से बड़ी थी, पर अपने पेरेंट्स को खो देने के हादसे ने अंबर को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। पायल और अंबर का चहेता दोस्त था ऋषभ आहूजा, जो कि जगमोहन जी के जिगरी दोस्त का बेटा था और पायल का क्लासमेट भी था। दोनों दोस्तों का घर एक ही कॉलोनी में था, जिसकी वजह से पायल, अंबर और ऋषभ ने अपना ज़्यादातर बचपन साथ ही गुजारा था। उनके परिवारों का भी एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। पायल और ऋषभ अंबर से 2 साल आगे की क्लास में थे। अपने माँ पापा को खो देने के सदमे की वजह से अंबर पूरे 1 साल स्कूल नहीं गई थी, जिसकी वजह से वो पायल से 2 क्लास पीछे हो गई थी। पायल और ऋषभ ने
जब 12th की पढ़ाई कंप्लीट की तो अंबर का 11th शुरू हुआ था। पायल को अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसने दिल्ली के ही एक यूनिवर्सिटी में बीबीए में एडमिशन ले लिया, जबकि ऋषभ बीटेक करने पुणे चला गया। रात के 11 बज रहे थे जब साहिल के गाड़ी के हॉर्न पर गार्ड ने गेट खोला। उसने गार्ड को गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी दी और अंदर आकर सर्वेंट को खाना लगाने को कहकर फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। अपने रूम में जाने से पहले साहिल ने मुग्धा जी के कमरे में झांक कर देखा। वो आराम से सो रही थीं। उसने एक ठंडी नज़र उनके चेहरे पर डाली और तेज कदमों से अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद जब साहिल डिनर के लिए नीचे आया तो सर्वेंट ने उसको बताया कि आज सुबह मुग्धा जी किसी लड़की के साथ घर आई थी और ये भी कि आज फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तक साहिल किसी सोच में डूबा रहा और फिर अपना डिनर खत्म करके उनके कमरे में आ गया। मुग्धा जी अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थीं। साहिल थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे उनके चेहरे को देखता रहा और फिर झुककर उनके माथे को चूमा और कमरे से बाहर आ गया। मुग्धा जी साहिल के होने के एहसास को बंद आंखों से भी महसूस कर सकती थीं। उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, क्योंकि यही एक तरीका था उनके लिए साहिल के दिल में अपने लिए छुपे प्यार को महसूस करने का। वरना जागते हुए तो उन्होंने उसकी आंखों में बस अपने लिए नफरत और बेजारी ही देखी थी। कितनी अभागी माँ थी वो, जिनका इकलौता बेटा उनसे नफरत करने को मजबूर था। उनकी बीती जिंदगी में जो गलतियां उनसे हुई थीं, उसने साहिल को उनसे बहुत दूर कर दिया था। साहिल मुग्धा जी के पहले पति से उनकी इकलौती औलाद था। दोनों पति पत्नी ने एक वक्त पर उसे अपनी हथेली का चला बनाकर रखा था। साहिल अपने पापा के बहुत करीब था। मुग्धा जी के पति विनोद गुजराल एक आईपीएस अफसर थे। उनका बस नहीं चलता था कि अपने बेटे के कदमों में सारे जहां की खुशियां रख दें, और उनके इसी लाड़ प्यार ने साहिल को बहुत जिद्दी और खुदसार बना दिया था। एक दिन किसी राजनीतिक दुश्मनी के चलते साहिल के पापा की हत्या कर दी गई। वो उस समय सिर्फ 15 साल का था। उनकी मौत ने मुग्धा जी की तो जैसे दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक पल में सब कुछ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया था। धीरे धीरे साहिल ने तो अपनी जिंदगी के खालीपन को अपने दोस्तों के साथ से भरना शुरू कर दिया था, पर मुग्धा जी के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं था। वो धीरे धीरे जिंदगी से दूर होती जा रही थी। कुछ वक्त लग गया उन्हें नॉर्मल होने में, और उसका कारण था शहर के एक उद्योगपति संजय कालरा, जिनकी मुलाकात मुग्धा जी से एक फंक्शन के दौरान हुई थी। समय के साथ मुग्धा जी से उनकी हमदर्दी ने दोस्ती फिर एक नए रिश्ते का रूप ले लिया। संजय कालरा खुद एक डिवोर्सी थे। बिजनेस को आगे बढ़ाने में वो ऐसे उलझे कि अपने परिवार को वक्त ही नहीं दे सके और अपना घर तबाह कर बैठे, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए और अपनी बेटी को लेकर उनकी जिंदगी से चली गईं। मुग्धा जी का संजय से शादी करने का फैसला जवानी की दहलीज पर खड़े साहिल के लिए समझना आसान नहीं था। वो अपनी माँ को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। उसने कभी भी संजय जी को अपने बाप का दर्जा नहीं दिया। उसे जब भी मौका मिलता उनकी इंसल्ट करता, उल्टे सीधे कामों में उनका पैसा पानी की तरह बहाता। हर गुजरते दिन के साथ वो बस बिगड़ता ही जा रहा था। संजय जी ने बहुत कोशिश की अपने और साहिल के बीच के फासले को कम करने की, पर साहिल ने कभी उन्हें अपना नहीं माना। वो उनसे नफरत करने लगा था। मुग्धा जी पति और बेटे के बीच में पिसती चली जा रही थीं। फिर साहिल की हरकतों से तंग आकर एक दिन उन्होंने उसे अपने से दूर हॉस्टल में डाल दिया, जिसका असर साहिल के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा। उसने मान लिया था कि अब उस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वो अपनी माँ को कभी एक औरत के तौर पे समझ ही नहीं सका। उसके लिए तो वो बस उसकी माँ थी, जो किसी अनजान इंसान के लिए उससे दूर हो गई थी। साहिल उनसे नफरत करने लगा था। वो छुट्टियों में भी घर नहीं आता था और पूरे हॉस्टल में अकेले रहता था, और अगर मुग्धा जी कभी उससे मिलने भी आती तो भी वो बस पूरे टाइम खामोश बैठा रहता था। उसका बस एक ही जवाब होता था कि वो घर तब आएगा जब संजय कालरा उनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, जो कि किसी सूरत में मुग्धा जी के लिए मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साहिल ने हॉस्टल के बाद ग्रेजुएशन के लिए पुणे की
एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद वो अपना MBA कंप्लीट करने इंडिया से बाहर चला गया। साहिल के MBA का लास्ट सेम चल रहा था जब उसे पता चला कि संजय जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वक्त इतना आगे गुजर चुका था कि अब उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। साहिल ने इंडिया वापस आकर संजय जी का बिखरता हुआ बिजनेस तो संभाल लिया, पर अब तक वो मुग्धा जी से इतना दूर हो गया था कि उन्हें नहीं संभाल पाया। वो बस एक मशीनी जिंदगी जी रहा था। मुग्धा जी का होना अब उसके लिए मायने नहीं रखता था। उनके बीच का रिश्ता अब माँ बेटे से ज़्यादा बस एक फर्ज बनकर रह गया था। साहिल सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और देर रात घर लौटता था। कुछ काम भी बहुत ज़्यादा था और कुछ इसलिए भी करता था कि मुग्धा जी से इसका सामना कम से कम हो। जो अकेलेपन मुग्धा जी के रहते हुए उसने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था, शायद वो उनसे अपना बदला ले रहा था। जब अपने पास होकर भी दूर हो जाएं, तो क्या गुजरती है। वो उन्हें भी उसी तकलीफ को महसूस कराना चाहता था, पर लाख नफरतों के बाद भी वो उसकी माँ थीं और उनके लिए अपनी फिक्र को छुपाना साहिल के लिए मुमकिन नहीं था। जाने अनजाने ही सही, वो उन पर अपनी फिक्र जहर कर ही देता था। जो मुग्धा जी के जीने की वजह थी, वो जानती थी उनका बेटा उनसे नाराज है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो साहिल को बीते वक्त की अपनी मजबूरी समझा पाएंगी। वो उसे हंसता बसता देखना चाहती थी, लेकिन साहिल ने उनसे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक बहुत पहले ही ले लिया था। इसलिए वो अपने बेटे को इस तरह बेजार, अकेले और तन्हा देखने पर मजबूर थीं। उन्हें हमेशा साहिल की फिक्र रहती थी कि उनके बाद उनका बेटा दुनिया में अकेला रह जाएगा। उन्हें लगता था कि साहिल उनकी गलतियों की सज़ा खुद को दे रहा है, पर एक माँ होकर भी वो अपने बेटे की गुजरी हुई जिंदगी से अनजान थीं। वो तो बस यही समझती थीं कि साहिल उनकी वजह से तकलीफ में है। सरला जी आराम से सोफे पर बैठकर अपना कोई पसंदीदा शो देख रही थीं, जब नन्हा पर्व नानी नानी कहते हुए आकर उनसे लिपट गया। अरे मेरा राजा बेटा आ गया स्कूल से। सरला जी ने पर्व को अपनी गोद में बिठाते हुए उसके गालों पर प्यार किया। जी मम्मी आ गया आपका लाडला, और पूछिए इससे कितना तंग करने लगा है ये अपनी मासी को। पूरे रास्ते बस आइसक्रीम की रट लगा रखी थी इसने। पायल, जो कि ऑफिस से लौटते समय उसे स्कूल से पिक करती हुई आई थी, उसने सरला जी को बताया। हाँ तो दिला देती ना बेटा उसे आइसक्रीम। उन्होंने पायल की शिकायत पर नाराज होते हुए कहा। अच्छा, अभी इसकी खांसी ठीक हुई है, कैसे दिला देती मम्मी। और वो आपकी लाडली अंबर, उसने तो आते ही मेरा जीना हराम कर देना है अगर इससे फिर खांसी हुई तो। पायल ने हंसते हुए कहा। हाँ वो तो है, पर अंबर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। वो पापा ने उसे किसी नए प्रोजेक्ट की डिजाइन पर काम दे दिया है तो वो उसमें बिजी थी, आज उसे लेट हो जाएगा आने में। पायल ने बताया। क्या बात है बेटा, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम लोग कुछ परेशान से लग रहे हो। ऑफिस में सब ठीक तो है ना। सरला जी ने सवाल किया। अरे ठीक क्या होना है मम्मी, इस पेंडेमिक ने तो हमारे बिजनेस का काफ़ी नुकसान किया है। हर दिन लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। इतने सारे एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते हैं, सब मुश्किल में आ जाएंगे। पायल ने परेशान होते हुए कहा। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने बेटा, कैसे निकलोगे इस मुसीबत से। और अंबर तो वैसे ही इतनी उदास रहती है, पता नहीं इन सब का उस पर क्या असर होगा। सरला जी ने फिक्र से कहा। आप परेशान मत होइए मम्मी, मैंने कुछ सोचा है। शाम को पापा और अंबर घर आ जाएं, फिर उनसे बात करती हूँ। फिलहाल तो आप इस शैतान को लंच करवाइए। और पर्व के सर पर हाथ फेरते हुए वो फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। रात को डिनर के बाद जगमोहन जी को अपने स्टडी में किताब पढ़ने की आदत थी और आज भी वो यही कर रहे थे जब पायल कमरे में आई। पापा, मुझे आपसे और अंबर से हमारी कंपनी को लेकर कुछ डिस्कस करना है। पायल ने अंदर आते ही जगमोहन जी से कहा। बिल्कुल करो बेटा, पर ये अंबर कहाँ है, तुम अकेले आई हो। उन्होंने पूछा। वो भी आ रही है पापा, बस कॉफ़ी बनाने गई है, कह रही उसके बिना उसका दिमाग नहीं चलता।
पायल अभी बता रही थी कि तभी अंबर हाथ में ट्रे लिए अंदर आ गई। ये लीजिए ताऊ जी, आपकी गर्मा गर्म कॉफी। अंबर ने कॉफी का मग उनके सामने रखते हुए कहा, थैंक यू बेटा, आओ बैठो। हाँ तो पायल, अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें बिजनेस को लेकर हम दोनों से? जगमोहन जी ने पूछा। पापा, आपको बिजनेसमैन संजय कौलरा याद हैं, जिनसे आपका और चाचू का काफ़ी कंपटीशन होता था? पायल ने पूछा। हाँ, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं बेटा, कंपटीशन अपनी जगह पर है। वो एक अच्छे इंसान थे, पर अचानक तुम्हें उनकी याद कैसे आ गई? और उनकी तो कुछ साल पहले ही डेथ हो गई है और उनकी कंपनी को किसी गुजराल एसोसिएशन ने हैंड ओवर कर लिया है। जगमोहन जी ने याद करते हुए कहा। हाँ पापा, और कंपनी कोई और नहीं, उनका बेटा चला रहा है, पायल ने बताया। पर उनका तो कोई बेटा नहीं था। जगमोहन जी ने जैसे जानकारी दी। हाँ पापा, यू आर राइट, वो उनका सगा बेटा नहीं है, उनकी दूसरी वाइफ का बेटा है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने 2 साल पहले लंदन में मेरे साथ ही MBA किया है। इनफैक्ट वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है। मैंने हमारी कंपनी के लॉसेस और प्रॉब्लम्स को लेकर उससे बात की थी और वो इस सिलसिले में हमारी हेल्प करने को तैयार है। अगर आपको ठीक लगे तो हम अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उन्हें दे सकते हैं। गुजराल एसोसिएशन आज मार्केट में एक जाना माना नाम है। उनके साथ मिलकर हमारी शेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आपको तो पता ही है, कौलरा अंकल की डेथ के बाद उनकी कंपनी किस तरह बिखर रही थी और आज किस मुकाम पर है। अगर आप तैयार हो जाएं तो हम उसकी हेल्प से अपने डूबते हुए जहाज को बचा सकते हैं पापा। इसके सिवा फिलहाल इस क्राइसिस से निकलने का मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पायल ने उन्हें सारी तफसील समझाते हुए कहा। जगमोहन जी थोड़ी देर तक पायल की बातों पर विचार करते रहे और फिर अंबर की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है अंबर, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ ताऊ जी, मुझे तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अगर बात सिर्फ हमारी होती तो अलग बात थी। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी हमसे जुड़ी हुई है, हमें उनके लिए भी सोचना है। मुझे लगता है पायल ठीक कह रही है, वो इसका दोस्त भी है तो धोखे के चांसेस भी कम हैं। आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अंबर ने कहा। ठीक है पायल, तुम मेरी मिस्टर गुजराल से मीटिंग सेटअप करवाओ, उनसे मिलने के बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊँगा। जगमोहन जी ने कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा। ठीक है पापा, मैं जल्दी ही उससे टाइम लेकर आपकी मुलाकात करवाती हूँ, पायल ने कहा। और अंबर, हमारे नए प्रोजेक्ट के मैप तैयार हो गए या अभी और टाइम लगेगा? जगमोहन जी ने पूछा। बस ताऊ जी, यहाँ से जाकर मैं उसी पर फाइनल काम करने वाली हूँ। पर्व भी सो गया है तो उम्मीद है आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा, अंबर ने बताया। और फिर कुछ देर बातें करके वो तीनों अपने कमरे में चले गए। अंबर कई दिनों तक अपने काम को लेकर बहुत बिजी रही, जिसकी वजह से वो पर्व को स्कूल छोड़ने के बाद पार्क भी नहीं जा सकी। मुग्धा जी उस दिन के बाद से उसका वहाँ रोज इंतजार करती थीं, पर पूरा हफ्ता हो गया था, अंबर उन्हें दिखाई नहीं दी। पर आज जब वो पार्क की तरफ जा रही थी तो एक स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए किसी बच्चे को हाथ हिलाकर बाय करती हुई अंबर उन्हें दिखाई दी। मुग्धा जी उसके पास आ गईं। कैसी हो बेटा, आजकल पार्क नहीं आती तुम? घर में सब ठीक हैं? मुग्धा जी ने अंबर के सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछा। अरे आंटी, आप यहाँ कैसे? और अब आपकी तबीयत कैसी है? उन्हें अचानक सामने देखकर अंबर ने पूछा। मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अब। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो आजकल? बस आंटी, थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी तो बेटे को छोड़कर सीधे ऑफिस चली जाती थी। आप पार्क जा रही हैं? अंबर ने पूछा। नहीं बेटे, अब मैं पार्क नहीं जा रही, तुम्हें लेकर अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ आज बैठकर चाय जो पीनी है। कहते हुए मुग्धा जी उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गईं। उन्होंने ये सब इतने अपनेपन से किया कि अंबर आगे कुछ बोल ही नहीं सकी, बस चुपचाप आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और गाड़ी उनके घर की तरफ घुमा दी। कुछ देर बाद मुग्धा जी उसे लेकर घर के अंदर आ गईं और सर्वेंट को चाय नाश्ते का कहकर उसके साथ ड्राइंग रूम में बैठ गईं। अंबर ने एक नज़र उनके घर को देखा। वो सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी एक शानदार घर था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत शौक से बनवाया हो। बाओ आंटी, आपका घर तो बहुत प्यारा है। कौन कौन रहता है आपके घर में? अंबर ने चारों तरफ देखते हुए पूछा।
मैं और मेरा बेटा, बस हम 2 ही लोग रहते हैं यहाँ। बाकी 2 सर्वेंट हैं जो खाना और घर के कामकाज देखते हैं, मुग्धा जी ने आराम से बताया। और आपके हस्बैंड आंटी? बस बेटा, वो अब हमारे बीच नहीं हैं, इसीलिए तो इतनी अकेली हूँ। मुग्धा जी ने सामने की दीवार पर लगी अपनी और संजय जी की तस्वीर को देखते हुए कहा। तो अंबर की नज़र भी उस दीवार पर चली गई जहाँ 2 शानदार तस्वीरें उस कमरे की शोभा बढ़ा रही थीं। और ये कौन है आंटी? अंबर ने एक 12 से 13 साल के बच्चे की तस्वीर को देखते हुए पूछा। न जाने क्यों उसे वो तस्वीर बहुत देखी सी लग रही थी। ये मेरा बेटा है, मुग्धा जी ने बताया। आपका बेटा तो काफ़ी छोटा है आंटी, अंबर ने आश्चर्य से उस तस्वीर को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुग्धा जी खिलखिला पड़ी। अरे नहीं बेटे, मेरा बेटा तो 27 साल का है। ये उसकी पुरानी तस्वीर है। असल में उसे फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इस पुरानी तस्वीर को ही फ्रेम करवाना पड़ा मुझे, उन्होंने अफसोस से बताया। इतनी देर में सर्वेंट ने चाय नाश्ते की ट्रे वहाँ रख दी और चला गया। लो बेटा, उन्होंने अंबर की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, जो अभी तक उस छोटे बच्चे की तस्वीर में खोई हुई थी। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मुग्धा जी के उस सवाल ने अंबर के चेहरे के रंग बदल दिए। वो किसी से भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करती थी। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए उसने कहा, आंटी मैं अपने ताऊ जी के पास रहती हूँ। घर में ताई जी हैं और एक कजिन सिस्टर है और मेरा बेटा, उसका तो आपको पता ही है, पर्व नाम है उसका, 4 साल का है और बहुत बातूनी और शरारती है। कहते हुए अंबर मुस्कुराने लगी। पर ताऊ जी के पास क्यों बेटा? और हस्बैंड कहाँ हैं? उनका नहीं बताया तुमने? मुग्धा जी ने अंबर की नज़रों को पढ़ते हुए फिर पूछा। हस्बैंड आंटी इंडिया में कम रहते हैं, उनका ज़्यादातर बिजनेस बाहर है, तो वो आते जाते रहते हैं। बचपन में माँ पापा के जाने के बाद ताऊ जी ने ही पाला है मुझे और अभी पर्व छोटा है तो उन्हीं के साथ रहती हूँ, अंबर ने आंखों की नमी को छुपाते हुए बताया। वो बहुत दिनों बाद किसी से अपने बारे में बात कर रही थी और बहुत कुछ ऐसा था जिसे वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मुग्धा जी से उसे अपनापन तो महसूस हुआ था, पर अभी वो उनके इतने भी करीब नहीं थी कि अपनी ज़िंदगी में गुजरे हर दुख और तकलीफ को उनके साथ बांट सके। इसलिए बस चंद जवाब देकर मुस्कुराकर रह गई। उधर कुछ दिनों बाद पायल ने जगमोहन जी और साहिल की मीटिंग सेट कर दी थी। जगमोहन जी साहिल से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। उनकी संजीदगी, उनका लहजा, उनकी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ उन्हें विश्वास के काबिल लगी थी। इतनी कम उम्र में उसका इतना बड़ा मुकाम बना लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये जगमोहन जी अच्छे से जानते थे। अपनी कंपनी को किसी और के हाथ में देना यूँ तो उनके लिए एक मुश्किल फैसला था, पर पायल और साहिल के बीच की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए उनके मन में भविष्य की एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया था और इसी उम्मीद के चलते उन्होंने साहिल के साथ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिए थे। वाह पापा, आपने तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी फैसला कर लिया। अब आप देखना साहिल के साथ मिलकर सब कैसे सब कुछ ठीक कर लेंगे, पायल ने खुश होते हुए कहा। तो जगमोहन जी मुस्कुरा दिए। बस बेटा, मेरा जो कुछ भी है तुम बच्चों का ही तो है और मुझे अपनी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा है। पायल, तुम कल ही एक पार्टी अरेंज करो हमारी और मिस्टर गुजराल की नई पार्टनरशिप अनाउंस करने के लिए, जगमोहन जी ने साहिल से हाथ मिलाते हुए कहा। जी पापा, और आप देखना ये न्यूज़ मार्केट में आउट होते ही हमारी शेयर वैल्यू कैसे बढ़ती है, पायल ने खुश होकर कहा। और बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम पार्टी में अपनी फैमिली को जरूर लाना, मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारी मदर से। जी बिल्कुल अंकल, मैं पूरी कोशिश करूँगा माँ को लाने की, और आप अब बेफिक्र हो जाइए, आपको हमारी कंपनी से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, साहिल ने कहा। उसके बाद तीनों ऑफिस से बाहर आ गए लंच के लिए। कुछ घंटों बाद अंबर अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन बना रही थी कि तभी पायल उछलते हुए उसके पास आई और उसे कुर्सी से उठाकर गोल गोल घुमाने लगी। अरे क्या हो गया, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो, ऐसी भी क्या खबर है, अंबर ने पूछा। एक गुड न्यूज़ है यार, पापा ने मेरे दोस्त के साथ डील साइन कर दी है। अब तुम देखना अंबर, हमारी कंपनी कैसे आसमान को छूती है, पायल ने उसे खुशी से बताया। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी खुशी देखकर तो लग रहा है कि मामला कुछ और ही है।
वो पक्का तुम्हारा दोस्त ही है ना पायल? अगर कुछ और भी है तो बताओ ना। अंबर ने आंखों से इशारा करते हुए उससे पूछा। अंबर के सवाल ने पायल को पल भर के लिए खामोश कर दिया, जैसे किसी ने उसकी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया हो। मैं इतनी खुश नसीब नहीं हूँ अंबर, जो उसके दिल पर राज कर सकूं। वो कभी मेरा नहीं था और न कभी मेरा हो सकेगा। न जाने वो कौन है जिसकी कैद में उसका दिल है। मतलब कि तू उसे पसंद करती है, बोलना ऐसा ही है। पसंद करती हूँ नहीं, पसंद करती थी। वो मेरे लिए नहीं बना, इसलिए अब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पायल ने अपनी उदासी को छिपाते हुए कहा, जो कि अंबर ने नोटिस कर ली थी। इश्क की जिद भी किस कदर मासूम है। अगर वो किसी का है तो फिर हमारा क्यों नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल होटल में एक पार्टी अरेंज की है इस पार्टनरशिप की खुशी में, और तुम देखना कैसे इसकी वजह से हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। पायल ने दोबारा चहक कर कहा तो अंबर ने उसे गले से लगा लिया। साहिल आज जल्दी घर आ गया था और जब फ्रेश होकर डिनर के लिए आया तो देखा मुग्धा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और उसी का इंतजार कर रही थी। सर्वेंट ने उन्हें पहले ही उसके घर आने की सूचना दे दी थी। वो आज बहुत खुश थी। महीनों बाद आज साहिल उसके साथ डिनर के लिए बैठा था। वो उनसे बात भले ही नहीं कर रहा था, पर उसका वहाँ होना ही मुग्धा जी के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर तक खामोशी से अपना डिनर खत्म करने के बाद उठते हुए साहिल ने मुग्धा जी से कहा, कल आपको मेरे साथ एक डिनर पार्टी में चलना है। वो पार्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वरना मैं आपसे जाने को नहीं कहता। आप कल शाम 7 बजे तक तैयार रहिएगा, मैं वहाँ जाते समय आपको पिक कर लूँगा। कहते हुए साहिल बिना उनका जवाब सुने तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुग्धा जी उसे बस जाते हुए देखती रहीं। इतने सालों के बाद उनके बेटे ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा था। इनकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो बस इसलिए खुश थी कि उन्हें कुछ वक्त साहिल के साथ बिताने को मिलेगा, वरना तो पूरे हफ्ते गुजर जाते थे उन्हें उसकी शक्ल देखे हुए। अगले दिन शाम को गार्ड ने जब उन्हें आकर बताया कि साहिल उनका बाहर वेट कर रहा है, तो वो अपना पर्स उठाते हुए सीधे बाहर की तरफ आ गईं। बाहर साहिल गाड़ी के बोनट पर टेक लगाए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुग्धा जी ने एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखा। रॉयल ब्लू बिजनेस सूट में, चेहरे पर संजीदगी लिए वो एक 6 फीट का खूबसूरत नौजवान था, जिसे देखकर एक पल को उनके सामने साहिल के पापा विनोद जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। साहिल बिल्कुल विनोद जी का ही दूसरा रूप था, बस फर्क था दोनों में तो एक मुस्कान का, जो विनोद जी के चेहरे पर हमेशा सजी रहती थी और साहिल के चेहरे से हमेशा गायब होती थी। काफ़ी देर तक अपने ऊपर नज़रों की तपिश को महसूस करके साहिल ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने क्रीम और गोल्डन कलर की सिल्वर साड़ी में बालों का जूड़ा बनाए हुए मुग्धा जी उसके सामने खड़ी थीं। वो आज भी उतनी ही दिलकश लग रही थीं जितनी कि पहले लगा करती थीं। साहिल उन्हें एकटक तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसके पास नहीं आ गईं। साहिल ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइवर को होटल का एड्रेस बताकर पीछे आकर उनके पास बैठ गया। अच्छे लग रहे हो। थोड़ी देर खामोशी के बाद मुग्धा जी ने उससे कहा तो साहिल ने घूमकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत का एक जहां आवाज़ था जो साहिल को अपनी तरफ खींच रहा था। साहिल ने तुरंत अपने जज्बातों पर काबू किया और उनसे बस इतना ही कहा, आप भी अच्छी लग रही हैं, और बिना उनका जवाब सुने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। ना जाने क्यों, पर आज वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बाकी का रास्ता एक गहरी खामोशी के साथ कट गया। पार्टी की भीड़ भाड़ ने आज पर्व की शरारतों को एक नया ही पंख दे दिया था। वो बस अंबर को एक जगह से दूसरी जगह घुमाकर दौड़ा रहा था और अंत में थककर अंबर ने उसे मेड के हवाले किया और खुद एक कुर्सी पकड़ ली। अंबर अभी आंखें बंद करके बैठी ही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई पड़ी। अरे अंबर, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंबर ने आँख खोला तो सामने मुग्धा जी मुस्कुरा रही थीं। अरे आंटी, आप यहाँ कैसे? आप कितनी अलग लग रही हैं आज, बहुत ही प्यारी। अंबर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा।
थैंक यू बेटा, एंड यू आर आल्सो लुकिंग गॉर्जियस। और सुनाओ कैसी हो और यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा। मैं तो आंटी आज इस पार्टी की होस्ट हूँ। ये पार्टी ताऊ जी ने दी है अपनी बिजनेस डील फाइनल होने की खुशी में, पर आपके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी मुझे, अंबर ने खुश होकर कहा और उनके साथ बैठ गई। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँगी। पार्टीज में जाना तो इनकी डेथ के बाद से ही छोड़ दिया था मैंने, पर बेटे ने इतने अपनेपन से कहा कि उसे मना नहीं कर सकी। और देखो ना, अब यहाँ बोर हो रही हूँ, पर अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गई। मुग्धा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल आंटी, आप हमारी गेस्ट हैं और मैं आपको बोर कैसे होने दे सकती हूँ। वैसे कहाँ है आपका बेटा? मैं भी तो देखूँ उस 12 साल के छोटे बच्चे को, कहते हुए अंबर खिलखिलाकर हंस दी और साथ में मुग्धा जी भी। अरे अंबर, तुम यहाँ हो और मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बेटा। बेटा, ये कंपनी उतनी ही तुम्हारी है जितनी की पायल की। आओ चलो, मैं तुम्हें मिस्टर गुजराल से मिलवाता हूँ। कहते हुए ताऊ जी उसके करीब आ गए। ताऊ जी, पहले आप इनसे मिलिए, ये मुग्धा आंटी हैं, मेरी नई दोस्त, अंबर ने उनका परिचय कराते हुए कहा। तो ताऊ जी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। हेलो मिसेस कॉलरा, कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, कैसी हैं आप? जगमोहन जी ने उनसे मुस्कुराकर पूछा। जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे तो पता ही नहीं था कि अंबर आपकी भतीजी है, मुग्धा जी ने सौम्यता से कहा। अंबर दोनों को उत्सुकता से देख रही थी। ताऊ जी, आप जानते हैं इन्हें? उन्होंने पूछा। जी बेटा, मुग्धा जी को तो हम इनके हस्बैंड के समय से जानते हैं, और अब इनके बेटे ने हमारी कंपनी को सपोर्ट करके हमारा दिल ही जीत लिया। मुग्धा जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आईं, ताऊ जी ने अंबर को बताते हुए उनसे कहा। क्या मतलब ताऊ जी? यानी कि आपके नए पार्टनर मुग्धा जी आंटी के बेटे हैं? हाँ बेटा जी, और उन्हीं से मिलवाने के लिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया था। वो देखो जो पायल के साथ खड़े हैं वहाँ पर। ताऊ जी ने थोड़ी दूर पर इशारा करते हुए उसे दिखाया। अंबर ने उस तरफ देखा तो उसे पायल का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, जो किसी शख्स से बातें कर रही थी जिसकी पीठ अंबर की तरफ थी। चलो बेटा, और मुग्धा जी प्लीज आप भी आइए, अंबर को तो आप जानती हैं, मैं आपको अपनी दूसरी बेटी से मिलवाता हूँ। कहते हुए जगमोहन जी उन दोनों को उस तरफ ले गए जहाँ पायल और साहिल बातें कर रहे थे। जगमोहन जी ने पीछे से साहिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा। साहिल बेटा, इनसे मिलो, ये मेरी दूसरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा और इस कंपनी की शेयर होल्डर अंबर मदान। साहिल उस नाम को इतने शोर में भी साफ सुन सकता था। उसने चौंक कर अपने पीछे खड़ी उस लड़की पर नजर डाली। अगले ही पल सांस लेना भूल गया। धड़कन संभालूं या सांस काबू में करूं, तुझे नजर भरकर देखने में मुश्किल बहुत है। इधर साहिल को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर अंबर की आंखें एक बार फिर हैरत और नफरत से भर गईं, जिसे साहिल साफ तौर पर महसूस कर सकता था। हेलो मिस्टर गुजराल, नाइस टू मीट यू, अंबर ने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा। तुम मेरी ज़िंदगी में एक गलती से ज़्यादा कुछ नहीं हो, और अगर तुम्हें उस गलती की कीमत चाहिए तो बता दो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कई साल पहले साहिल की कही वो बात आज इतने सालों बाद उसे सामने देखकर अंबर के कानों में एक बार फिर गूंजने लगी। वहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि तभी पर्व कहीं से भागता हुआ उसके पास आया और उसके पैरों में लिपट गया। मम्मी, पर्व की आवाज़ पर अंबर ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। ताऊ जी, इसके सोने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं इसे लेकर घर जा रही हूँ। वैसे भी ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे, अंबर ने जगमोहन जी की तरफ देखते हुए कहा। अरे बेटा, अभी तो तुमने डिनर भी नहीं किया है, अकेले कैसे जाओगी? उन्होंने फिक्र से कहा। कोई बात नहीं ताऊ जी, मैंने स्टार्टर्स ले लिए थे और अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप परेशान मत हो, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, अंबर ने कहा और बिना किसी की तरफ देखे पर्व को लेकर तेज कदमों से वहां से चली गई। वो बस उस वक्त साहिल का सामना नहीं करना चाहती थी। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया। ये मेरा नाती था पर्व, अंबर, और मेरे दामाद ऋषभ आहूजा का बेटा। जगमोहन जी ने अंबर की यूं अचानक चले जाने पर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए साहिल और मुग्धा जी से कहा। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चे ऐसे ही होते हैं और माँ बाप पर सबसे पहला हक उन्हीं का होता है, बाकी सारी दुनिया बाद में। वैसे आपका नाती बहुत प्यारा है,
अंबर से बस उसका जिक्र सुना था, आज देख भी लिया। मुग्धा जी ने साहिल की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, जो कि जगमोहन जी की बातों में उलझा हुआ था। वैसे अंकल, आपका दामाद है कहाँ? साहिल ने पार्टी में खोजती हुई नज़रों से पूछा। बस बेटा, वो इंडिया में नहीं है अभी, जगमोहन जी ने खुद को संतुलित करते हुए कहा। वो इस बारे में बात करने से बचना चाह रहे थे, जिसे वहाँ खड़ी सरला जी और पायल ने साफ तौर पर महसूस कर लिया था। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो अब हम लोग भी डिनर कर लें, पायल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, क्योंकि जिस तरह अंबर पर्व को लेकर एकदम से चली गई थी, उसे कुछ अटपटा तो लगा था, पर उस वक्त अंबर से कुछ भी पूछना उसे ठीक नहीं लगा था। सो उसने बाद में बात करने की सोची। होटल से घर तक का पूरा रास्ता अंबर ने बहुत बेचैनी से काटा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कितनी जल्दी घर पहुंच जाए। घर आकर उसने सबसे पहले पर्व को सुलाया और फिर उसे अपने सीने से लगाकर अंधेरा करके लेट गई। भूख और नींद ने तो उसे कब का अलविदा कह दिया था। अगर कुछ रह गया था तो बस एक यादों का तूफान, जो उसे अपने साथ बहाकर बीती जिंदगी में ले गया। तुमसे मिलना और फिर मिलकर बिछड़ जाना, सच में कितना मुश्किल है जान का जिस्म से निकल जाना। कुछ साल पहले अंबर जब वॉशरूम से बाहर आई तो ऋषभ की 10 मिस कॉल उसके फ़ोन में थी। उसने तुरंत ही ऋषभ को फ़ोन लगाया। कहाँ रहती हो यार अंबर, मैं कब से तुमसे कॉल कर रहा था, ऋषभ ने नाराज़गी से कहा। अरे यार, नहा रही थी मैं, और तुम्हें इतनी क्या आफत आ गई थी जो आधे घंटे में 10 बार कॉल कर ली। कोई खजाना मिल गया है क्या? अंबर ने पूछा। खजाना मिला होता तो ढिंडोरा थोड़ी ही पीटता मैं, तो ये बताने के लिए कॉल कर रहा था कि तुम्हारा मेरी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लिस्ट में नाम आ गया है। अब तुम यहाँ आओगी तो मैं आराम से तुम्हारा जीना हराम कर सकता हूँ, कहकर ऋषभ हंसने लगा। क्या सच में? थैंक गॉड, अब फाइनली मेरी इस शहर से जान छूटेगी, वरना ताऊ जी का बस चलता तो मुझे भी पायल के कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते और पायल पूरे टाइम मेरी जासूसी करती। शुक्र है अब मैं पुणे जा पाऊंगी। अंबर ने फ़ोन पर खुश होते हुए कहा। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ यहाँ पर, देखना पूरी नज़र रखूँगा तुम पे, और कोई बदमाशी की तो सीधा तुम्हारे ताऊ जी को रिपोर्ट करूँगा, ऋषभ ने उसे तंग करते हुए कहा। वैसे बहुत बुरे दोस्त हो तुम, ताऊ जी के चमचे, और मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो तुम। वहाँ आकर मैं अंकल को किस किस बात की रिपोर्ट दूंगी, कभी सोचा है? कहते हुए अंबर हंसने लगी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, तब की तब देखेंगे, अब बस तुम जल्दी से आने की तैयारी करो यहाँ, बाकी एडमिशन और हॉस्टल वगैरह मैं सब मैनेज कर लूँगा, ऋषभ ने कहा और फ़ोन रख दिया। 2 हफ्ते बाद से अंबर की क्लासेस शुरू होनी थी और उसकी पुणे जाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई थी। उसने वहाँ पर 12 के बाद आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लिया था। अंबर हमेशा ही अपने ताऊ जी को सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे चुना था। ऋषभ 2 साल पहले ही बीटेक करने पुणे चला गया था और उसके उस यूनिवर्सिटी में होने की वजह से ही जगमोहन जी ने अंबर को वहाँ जाने दिया था। अंबर उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो उसे लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते थे। आज अंबर का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और वो पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए बार बार अपनी रूममेट सोनल को जल्दी तैयार होने को कह रही थी। अंबर का हॉस्टल यूनिवर्सिटी कैंपस से 200 मीटर की दूरी पर था, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर था, इसलिए उन दोनों ने आज पैदल जाने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटी वैसे भी शहर से थोड़ा बाहर थी, इसलिए ऑटो का भी इशू था वहाँ। अरे यार अंबर, तुम्हें क्या मैराथन में हिस्सा लेना है जो इतनी तेजी से भाग रही हो, सोनल ने अंबर के कदम से कदम मिलाते हुए कहा। क्यों भाई, वक्त पर क्लास में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? और जल्दी तो करनी ही पड़ेगी ना, एक तो तुमने मेकअप में पहले ही इतना टाइम लगा दिया और अब तेज चलने में भी नखरे कर रही हो, अंबर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ तो अब तेरी तरह हुस्न परी तो मैं हूँ नहीं जो बिना मेकअप लगाए भी काम चल जाए मेरा, और वैसे भी आज पहला दिन है क्लास में, इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ना चाहिए ना, सोनल ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो अंबर मुस्कुराने लगी। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारी, अब प्लीज़ जल्दी चलो, कहते हुए उसने हाथ जोड़ लिए।
तो सोनल ने कंधे उचका दिए। वो दोनों बस यूनिवर्सिटी गेट के पास पहुंचने ही वाली थीं कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी बिल्कुल अंबर को छूते हुए गुजरी। अगर वो वक्त रहते किनारे ना होती तो शायद उसे चोट लग जाती। अंबर ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और उस गाड़ी के शीशे पर फेंक दिया। एक जोर की आवाज़ के साथ उस शीशे पर अच्छा खासा क्रैक आ गया। उस गाड़ी में बैठे इंसान ने साइड मिरर से पीछे पत्थर फेंकने वाली लड़की को देखा और एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी से उतरा। अंबर भी अब तक गाड़ी के पास आ गई थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये क्या किया है तुमने? पागल हो गई हो क्या? साहिल ने गुर्राते हुए उससे पूछा। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है, जिसे सड़क पे चलने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। और बिल्कुल ठीक किया मैंने। तुम्हारे जैसे अमीर जादों के साथ यही करना चाहिए, जो बाप की दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं। गाड़ी बेशक तुम्हारे बाप की होगी, पर सड़क नहीं है, तो अगली बार तमीज से चलना और हटो मेरे सामने से। अंबर ने भी गुस्से से फुफकारा और उसे धक्का देकर आगे बढ़ने लगी कि तभी साहिल ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए उसकी पीठ को अपनी गाड़ी से टिका दिया और उसकी गर्दन पर अपने हाथ के कसाव को बढ़ाने लगा। तुम्हें बाप पे नहीं जाना चाहिए था, साहिल ने गुस्से से भरी अपनी लाल आंखों से उस पर झुकते हुए कहा। अंबर की बातों ने उसे बेकाबू कर दिया था। वो शायद उस वक्त उसे मार ही डालता अगर उसकी दोस्त काम्या, जो गाड़ी में उसके साथ बैठी थी, ने तुरंत आकर उसे रोका ना होता। क्या कर रहे हो साहिल? होश में आओ। उसका चेहरा लाल हो रहा है, मर जाएगी वो, छोड़ो उसे। काम्या ने साहिल की पकड़ से अंबर को छुड़ाते हुए कहा। साहिल ने एक तीखी नज़र अंबर के चेहरे पर डाली और उसे छोड़ते हुए आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार से पल भर में वहां से गायब हो गया। अंबर की सांस अभी तक उखड़ रही थी। सोनल ने तुरंत पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। कौन है ये जानवर? उसने काम्या की तरफ देखते हुए पूछा। साहिल गुजराल, बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट है। थोड़ा अग्रेसिव नेचर का है, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा तो उसने कभी किसी के साथ बिहेव नहीं किया। मैं खुद उसे 2 साल से जानती हूँ, काम्या ने अफसोस से कहा। खैर दफ़ा करो उसे, अब देर नहीं हो रही तुम्हें, चलो जल्दी। सोनल ने अंबर को सोचों में गुम देखकर कहा। तो वो दोनों कैंप्स की तरफ बढ़ गईं। क्लासेस खत्म होने के बाद अंबर ने ऋषभ को फ़ोन लगाया। हाँ यार, कहाँ हो तुम? फ्री हो गई क्या? ऋषभ ने पूछा। हाँ यार, फ्री तो हो गई हूँ। अब सोच रही हूँ कि हॉस्टल चली जाऊँ। अंबर ने कहा। क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो कैंप्स घूमने के लिए पागल हुई जा रही थी, और अब जब फ्री हो तो हॉस्टल जाने का कह रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ऋषभ ने फिक्र से पूछा। तबीयत को क्या होना है, बस दिन ही खराब था आज का। और साहिल का चेहरा याद आते ही अंबर का हलक कड़वा हो गया। अच्छा छोड़ो वो सब, तुम ऐसा करो कैंटीन आ जाओ, मैं वहीं बैठा हूँ, और फिर आराम से तुम्हारे पहले दिन की दास्तां सुनूंगा, ऋषभ ने कहा और फिर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद जब अंबर कैंटीन पहुंची तो सामने उसे ऋषभ बैठा हुआ दिखाई दिया। वो अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। ऋषभ ने जब अंबर को देखा तो उसे हाय करके अपने पास आने का इशारा किया और अंबर ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके पास जाते ही ऋषभ ने उसे हक किया और फिर पास बैठे अपने दोस्त से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। अंबर, ये साहिल है, मेरा बेस्ट फ्रेंड और म्यूजिक एंड डांस पार्टनर। और साहिल, ये अंबर है, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बेस्ट बडी। साहिल को देखते ही अंबर की आंखों में खून उतर आया। सुबह की घटना एक बार फिर उसकी आंखों के सामने से होकर गुजर गई। ये तुम्हारा दोस्त है? आई एम सॉरी ऋषभ, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे दोस्त इतने घटिया और जानवर हैं, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अंबर ने साहिल की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जो उसकी बात को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देख रहा था। ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है, पहले कुछ बताओगी? साहिल, क्या किया है तुमने? ऋषभ ने दोनों को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। मैंने वही किया है जो एक बदतमीज और सिरफिरी लड़की के साथ करना चाहिए था, और बाकी अपनी हरकतें ये तुम्हें खुद बता देगी। कहते हुए साहिल ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों के साथ वहाँ से चला गया। देख रहे हो इसका एटीट्यूड, जाहिल मगरूर इंसान। और तुम्हें यहाँ और कोई नहीं मिला था? साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय फुट। कहते हुए अंबर भी वहाँ से चली गई और ये सब अनजानों की तरह सकते में वहाँ खड़ा रह गया। अगले दिन साहिल जब क्लास में आया तो ऋषभ उसे कुछ डिस्टर्ब लग रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो मुंह लटका कर?
तुम्हारी उस दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही टेंशन दे दी है क्या? साहिल ने तंजिया लहजे में पूछा। शट अप यार साहिल, तुमने इतने लोगों के सामने उसका गला पकड़ रखा था, कल क्यों पागल हो गए थे क्या? आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा आ गया था तुम्हें? आई एम श्योर गाड़ी का शीशा टूटने का गुस्सा तो वो हो नहीं सकता, वो तो तुम हर महीने खुद ही तोड़ देते हो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने में। तो अब बताओगे भी क्यों किया तुमने ऐसा? ऋषभ ने नाराजगी से पूछा। पता नहीं यार, बस वो मेरे बाप तक चली गई थी और तुम जानते ही हो मैं अपने उस सो कॉल्ड बाप से कितनी नफरत करता हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया था, साहिल ने सीरियस होते हुए कहा। पर मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं अंबर को जानता हूँ, वो तेरी ये हरकत कभी नहीं भूलेगी। वो पूरा जोर लगा देगी कि मैं तुमसे दोस्ती ना रखूँ। मैं तो बेकार में पिस जाऊँगा यार तुम दोनों के बीच में, ऋषभ ने परेशान होते हुए कहा। इतनी इम्पोर्टेंट है क्या वो तेरे लिए? साहिल ने ऋषभ की आंखों में झांकते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, बस अभी तक उसे कह नहीं पाया कभी। ऋषभ का जवाब सुनकर साहिल बस उसके चेहरे को देखता रह गया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत संजीदा है अंबर को लेकर। वैसे सच कहूँ, बहुत बदतमीज लगी मुझे तो वो लड़की। तुझे तो नचा के रख देगी। मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लेना उसे अपने दिल की बात बताने से पहले, साहिल ने अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वैसे तेरे बारे में उसके ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं। फिर भी देख लो कितनी अच्छी दोस्ती है अपनी। वो क्या कहते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट, ऋषभ ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो साहिल मुस्कुरा दिया। साहिल और ऋषभ दोनों ही बीटेक के साथ साथ म्यूजिक, डांस और कोरियोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते थे। अक्सर अपने खाली वक्त में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्ट लेते थे। पिछले 2 साल से वो कॉलेज फेस्ट में होने वाले डांस कंपटीशन को भी जीतते आए थे। उनकी दोस्ती की बुनियाद भी यहीं से पड़ी थी। साहिल ने जिंदगी में बहुत कम लोगों पर भरोसा किया था, पर ऋषभ से मिलने के बाद वो मुस्कुराना सीख गया था। उसकी दोस्ती साहिल के लिए बहुत मायने रखती थी। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और हर कोई अपनी स्टडीज में बिजी था। अंबर भी पूरा मन लगाकर अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रही थी। उसके बनाए मॉडल बहुत ही खूबसूरत होते थे। पढ़ने में तो वो शुरू से ही अच्छी थी और अब तो उसने यहाँ पर कई दोस्त भी बना लिए थे। कुछ उसके अपने स्ट्रीम के थे तो कुछ से दोस्ती ऋषभ के जरिए हो गई थी। अगर किसी को वो मुंह नहीं लगाती थी तो वो था साहिल, जो खुद भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। अंबर यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन में सोनल के साथ बैठकर कोई असाइनमेंट कर रही थी। तभी उसकी एक और दोस्त प्रिया उन दोनों के पास आकर बैठ गई। आज मैडम को इतने दिनों के बाद हमारी याद कैसे आ गई? पक्का तेरा कोई काम फंसा होगा तभी नजर आ रही हो, उसे देखते ही सोनल ने कहा। जी नहीं, कोई काम नहीं था मुझे। मैं तो बस ये बताने आई थी कि लंच के बाद की क्लास कैंसिल हो गई है आज, प्रिया ने उसकी बातों से चिढ़कर कहा। कि तभी सोनल की नज़र थोड़ी दूर ही घास पर बैठे एक कपल पर पड़ी। अंबर वो देख तेरा बेस्ट फ्रेंड, सोनल ने मजे लेते हुए कहा। अंबर ने उस तरफ देखा जहां साहिल काम्या के साथ बैठकर सैंडविच और कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। अंबर ने घूरकर सोनल को देखा। ये वही लड़की है ना जो उस दिन इसके साथ कार में थी? सोनल ने याद करते हुए कहा। शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो उसकी, ये हर दूसरे दिन किसी नई लड़की के साथ बैठा होता है, लफंगा कहीं का। अंबर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या बात कर रही हो यार, मेरा तो ये पहले दिन से ही क्रश है। जब बंदा रिच और हैंडसम हो तो उसे लड़कियों की क्या कमी होगी? वैसे ये तेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त है ना, मुझे इसका नंबर दिलवा दो यार, प्रिया ने साहिल पे एक निगाह डालते हुए कहा। ओ हेलो, ऋषभ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है और वो इसके जैसा है भी नहीं। पता नहीं उसने इससे दोस्ती क्यों की हुई है, मुझे तो ये इंसान सख्त जहर लगता है, अंबर ने प्रिया को टोकते हुए कहा। जो भी कहो तुम, अब इतना भी बुरा नहीं है, काश ये हमारा सीनियर होता, प्रिया ने कहा, जिस पर अंबर और सोनल ने उसे अफसोस से देखा। बड़ा फिदा हो रही है अभी इस साहिल की हरकतों का पता नहीं है इसे, सोनल ने अंबर के कान में कहा। साहिल ने अपने पापा की मौत के बाद से ही अपनी ज़िंदगी तनहा गुजारी थी। शुरू में तो वो सिर्फ जिद्दी और चिड़चिड़ा था, पर गुजरते वक्त के साथ वो खुद पसंद और गैर जिम्मेदार भी होता चला गया।
अपने तन्हाई के एहसास को कम करने के लिए उसने हर तरह के लोगों से दोस्ती कर रखी थी। अपने पैसे और गुड लुक्स के बल पर नई नई लड़कियों से दोस्ती उसके लिए आम बात थी। वो हर वो काम करता था जिससे अपने अंदर के खालीपन को भर सके। एक ही कोर्स में होते हुए भी ऋषभ से साहिल की पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी, जिसे साहिल ने ही अपने एक फ्रेंड के लिए कोरियोग्राफ किया था और वहीं से शुरुआत हुई थी इनकी दोस्ती की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी एक दूसरे की ज़िंदगी में एक खास मुकाम रखते थे। उनके दरमियान उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी राजदारी हो। अंबर को वहां गए हुए धीरे धीरे 1 साल गुजर गया था। वो यहाँ आकर खुश थी और छुट्टियों में जब ऋषभ के साथ घर भी जाती तो बस पूरा दिन अपने क्लास और हॉस्टल के किस्सों से सबका दिमाग खाती रहती। पायल का बीबीए अब खत्म हो गया था और वो अपना एमबीए इंडिया के बाहर से करना चाहती थी, जिसके प्रिपरेशन में कुछ वक्त लगना था। तो फिलहाल के लिए उसने जगमोहन जी का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। कुछ दिन बाद अंबर अपने हॉस्टल के रूम में बस डिनर करके लौटी ही थी कि तभी उसके फ़ोन में अगले दिन ऋषभ के बर्थडे का रिमाइंडर बजने लगा। उसने देखा और ऋषभ को कॉल करने के लिए 12 बजने का वेट करने लगी और थोड़ी देर बाद जब 12 बजा तो अंबर ने पूरे शोरगुल के साथ वीडियो कॉल पर उसे विश करते हुए सोनल के साथ मिलकर एक पूरा बर्थडे सॉन्ग गाया। वैसे मानना पड़ेगा अंबर, तुम हो बड़ी कंजूस, रूखे सूखे ही विश कर दिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ऋषभ ने उसे तंग करते हुए कहा। बिना बर्थडे ट्रीट के गिफ्ट नहीं मिल सकता। मिस्टर ऋषभ आहूजा, पहले पार्टी दो फिर गिफ्ट भी ले लेना। अंबर ने भी शरारत से कहा। ठीक है, पार्टी तो मैं कल तुम्हें दे दूंगा पर गिफ्ट मैं अपनी पसंद का लूँगा। उसने कहा। ठीक है पक्का, तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं कल ले आऊँगी। अंबर ने चहक कर कहा। सोच लो, इस बार गिफ्ट थोड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें, बाद में मुकर मत जाना। ऋषभ ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। अरे नहीं मुकरूंगी यार, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। कोई बात टाली है क्या तेरी कभी? चलो फ़ोन रखो, कल उड़ाती हूँ तुम्हारा बैंक बैलेंस। अंबर ने मज़े से कहा और फ़ोन काट दिया। वैसे प्रिया सही कहती है, इसके बारे में बातों से तो ये तेरा बॉयफ्रेंड ही लगता है। सोनल ने उसे देखते हुए कहा। ओह प्लीज़ यार, तुम हर बात में अपना दिमाग मत घुसाया करो। बॉयफ्रेंड से बढ़कर है वो मेरे लिए। हर रिश्ता मोहब्बत का हो ये ज़रूरी तो नहीं, अंबर ने कहा। तो सोनल उसकी बातों पर मन ही मन मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि जो एहसास बहुत नज़दीक से पढ़े नहीं जा सकते अक्सर उन्हें दूर खड़े लोग साफ पढ़ लेते हैं। और सोनल ने भी ऋषभ की आंखों में अंबर के लिए बिखरे हुए जज्बों को पढ़ लिया था। अगले दिन ऋषभ ने उसे बर्थडे पार्टी का वेन्यू मैसेज कर दिया था। चूँकि उसे वहाँ तैयारियां करनी थीं, इसलिए वो अंबर को लेने नहीं जा सका था। उसने साहिल को बोला था उन्हें पिक करने के लिए और अंबर का नंबर भी दे दिया था, जिसे साहिल ने पहले तो मना कर दिया, पर ऋषभ के बार बार कहने पर वो तैयार हो गया था। अंबर देखो, तुम्हारे नंबर पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। वो जब वॉशरूम में थी तभी सोनल ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। वो जब बाहर आई तो कॉल कट चुकी थी। उसने दोबारा कॉल लगाई। हेलो, उधर से आवाज़ आई। सॉरी मैं बिजी थी, आपकी अभी कॉल आई थी मेरे नंबर पे, अंबर ने कहा। यस, मैंने कॉल की थी, ऋषभ ने मुझे भेजा है। अगर तुम लोग तैयार हो तो नीचे गेट पर आ जाओ। आप कौन बोल रहे हैं? अंबर ने तुरंत पूछा। साहिल, उसने जवाब दिया। अंबर को उसका नाम सुनकर शदीद गुस्सा आया। साहिल, सीरियसली? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी? जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ, कहीं नहीं जाना मुझे, उसने कहा। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा ड्राइवर बनने का, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। कहते हुए साहिल ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद अंबर ने कैब की और सोनल को लेकर पार्टी के लिए निकल गई। अंबर जब वहाँ पहुँची तो पार्टी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी। वहाँ पर ज़्यादातर ऋषभ के दोस्त थे, जिनमें से कुछ को वो जानती थी और कुछ चेहरे उसके लिए नए थे। अंबर ने पिच कलर की ड्रेस पहनी थी और अपने बालों को हल्का सा कर्ल करके यूं ही छोड़ दिया था। आज हल्के से मेकअप ने उसके रूप को और निखार दिया था। ऋषभ जब उसे और सोनल को लेने हॉल से बाहर आया
तो 2 पल के लिए उस पर से नजरें ही नहीं हटा सका। आप तो ऐसे खो गए जैसे इसे पहली बार देखा हो। सोनल की आवाज़ पर उसका ध्यान टूटा और वो उन दोनों को लेकर अंदर आ गया। चलो यार ऋषभ, अब तो अंबर भी आ गई, अब किसका वेट कर रहे हो? पीछे खड़ी काम्या ने उसे नैप पकड़ाते हुए कहा। तो ऋषभ की नज़रें साहिल को ढूंढने लगीं। अंबर, साहिल कहाँ है? तुम लोग उसी के साथ आई हो ना? आज तेरा बर्थडे है तो मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ऋषभ, वरना तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे उस घटिया दोस्त के साथ आऊंगी? अंबर ने गुस्से से कहा। अरे यार अंबर, अब भूल भी जाओ उस बात को, साल बीत गया, इतना बुरा भी नहीं है वो। कहते हुए ऋषभ ने अपने फ़ोन से साहिल का नंबर लगा दिया। कुछ देर बाद, क्या यार साहिल, कहाँ हो तुम? उसके हेलो बोलते ही ऋषभ ने पूछा। घर जा रहा हूँ मैं, साहिल ने जवाब दिया। क्या मतलब घर जा रहे हो? अब क्या हो गया है यार? अंबर ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? इतना मूड क्यों ऑफ है? उसने क्या कहना है? वो तो है ही बदतमीज। मैंने तुझसे कहा भी था मुझे मत भेजो उसे लेने के लिए, वो नहीं आएगी मेरे साथ, पर तुझ पर तो इश्क का भूत सवार था ना। अब कर उसी के साथ पार्टी, मैं नहीं आ रहा, साहिल ने गुस्से से कहा। प्लीज़ यार, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ तेरे से, प्लीज़ वापस आ जाओ। अगर नहीं आए तो मैं भी केक नहीं काटूंगा, और तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता, ऋषभ ने कहा, और उसका जवाब सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। वो जानता था साहिल उसके लिए ज़रूर आएगा। साहिल ने गुस्से और बेबसी से गाड़ी होटल की तरफ मोड़ दी और 15 मिनट बाद वो पार्टी हॉल के बाहर खड़ा था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के इस पार्ट को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।